वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की यह क्लास नंबर 12 है और आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में होंगे और सभी प्रश्नों को हम कंसेप्ट और डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो अंत में आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद, है ना। अपने दोस्तों के साथ हमारे इस क्लास को शेयर करें ताकि वे भी अधिक से अधिक लाभ ले सके। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए अब जानते हैं कि यह क्लास किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये MPPSC 2020 की तैयारी जो कर रहे हैं, 21 या 22, किसी भी आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्री एग्जाम्स के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही MP पुलिस की आगामी एग्जाम और व्यापम की होने वाली अन्य सभी एग्जाम जिसमें कि MPGK का सिलेबस होता है, सबके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास में हमने MPPSC 2020 के सिलेबस को पूरा कवर किया हुआ है, तो हमने काफ़ी अच्छी नॉलेज अपनी इस क्लास में कवर की हुई है और सभी के प्रश्न को हम टॉपिक वाइज लेने वाले हैं। यदि आप यह पूरी सीरीज देख लेते हैं तो MPGK का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। तो अंत तक हमारे साथ आप बने रहिए। आइए आज की क्लास का मैं पहला प्रश्न लेता हूँ। पहला प्रश्न है, वह गौण शासक। अच्छा, इस क्लास को आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी ले सकते हैं, रिवीजन क्लास के तौर पर भी ले सकते हैं। यदि आप इसे रिवीजन क्लास के तौर पर लें तो आप इस वीडियो को बिना पॉज के देख सकते हैं। यदि आप इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले रहे हैं तो मेरे प्रश्न कहने के बाद और उत्तर देने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लें और स्वयं उत्तर दें, देखिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं। मैं कंटिन्यू बोलता रहूंगा, तो ये काम आपको बैठे बैठे करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का पहला प्रश्न मैं लेता हूँ। वह गौण शासक जिसके शासनकाल में देवगढ़ राज्य ने काफी उन्नति की थी, उसका नाम आपको बताना है। बात की जा रही है दोस्तों गौण शासक के बारे में, है ना। और दूसरी बात की जा रही है देवगढ़ राज्य के बारे में, ठीक है। यह बात आप समझ गए, प्रश्न आप समझ गए। इस सवाल का सही जवाब है देवगढ़ का शासक वक्त बुलंद। इसके समय में देवगढ़ ने काफी उन्नति की थी, तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देवगढ़ का वह शासक जिसने राजगद्दी पाने के लालच में इस्लाम धर्म स्वीकार कर अपना नाम परिवर्तित कर लिया था, उसका नाम पूछा गया है। तो देवगढ़ की राजगद्दी, है ना, देवगढ़ हो सकता है कि उस समय में दिल्ली शासन के अधीन आता हो तथा दिल्ली का शासक उसी व्यक्ति को शासन देना चाहता हो कि जो इस्लाम धर्म का हो। इसके लालच में आकर किसने अपना नाम परिवर्तित किया था, उस बारे में पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों महिपत शाह। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है महिपत शाह। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, अपना नाम परिवर्तित किया था, तो अपना नाम परिवर्तित कर इन्होंने क्या रखा था, इसी का नाम बख्त बुलंद था। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था इसी का नाम, बख्त बुलंद, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है आपको कि इस वीडियो के नीचे में चल रहे रेड कलर से लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, साथ ही उसके बगल में आने वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना। तो इस तरह से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यह काम करना क्यों है, इसे मैं रिक्वेस्ट क्यों कह रहा हूँ, इसका एक कारण है कि हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। अब हमने 1000 का ही टारगेट क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हमें इस यूट्यूब चैनल को रन करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया यानी कि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना होता है। यदि हम टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो यह चैनल क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, हमें इस पर वीडियो डालना बंद करना होगा। तो दोस्तों, तो यह मेरे लिए भी परेशानी है और यह आपकी हेल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे इस वीडियो, हमारी जो क्लासेस है उनको लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हमारा ये टारगेट पूरा हो सके और मैं अपनी सेवाएं इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूं। अच्छा, अब इस टारगेट को पूरा करने पर होगा क्या, है ना, मतलब मेरे लिए तो ठीक है 1000 सब्सक्राइबर टारगेट पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स को क्या लाभ मिलेगा, यदि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं अपने ही इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या दोस्तों, फ्री में MPPSC मेंस के 3 सब्जेक्ट कवर करूंगा। MPPSC मेंस, ठीक है दोस्तों, मेंस। अभी आप देख सर्च करके देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको MPPSC मेंस का पूरा सिलेबस किसी ने भी कवर नहीं किया हुआ है। मैं 3 सब्जेक्ट, क्या 3 सब्जेक्ट के सिलेबस को मेंस के
पूरा कवर करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। कोई भी बच्चा हमारे उन क्लासेस को लेकर अपने तैयारी को अच्छा कर सकता है। देखो तैयारी तो खुद से ही करनी होगी ना, खुद से पढ़ना ही होगा, तो अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकता है। कुछ गाइडेंस उसको हो सकता है मिल जाए, कुछ नई जानकारी मिल जाए, या पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो पूरी तैयारी भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। स्वयं का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इस टारगेट को पूरा करने के लिए हेल्प करें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। अच्छा, ये टारगेट पूरा होने के बाद ना मैं आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। आप देखिएगा, जिस दिन मैं कहूँ सब्सक्राइब करने के लिए उस दिन आप अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो प्लीज अभी आप सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, टारगेट को पूरा करें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देवगढ़ का वह शासक जो सन 1700 में मुगल शासक औरंगजेब के राज दरबार में आया था, उसका नाम हमें बताना है। जो लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर कर रहे हैं, अभी वीडियो को पॉज करें, आंसर दें, है ना। साथ ही देखें आगे। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है नेक नाम। नेक नाम, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यह औरंगजेब के मुगल दरबार में आया था। और इसने काम क्या किया था, तो उस समय औरंगजेब ने राजा राम, ठीक है क्या दोस्तों, औरंगजेब ने राजा राम, ये राजा राम कौन है, तो राजा राम एक मराठा शासक है ना, मराठा शासक थे। ठीक है, तो इनको बंदी बनाकर रखा था किसने, औरंगजेब ने। तो उन्हें छुड़वाने के लिए नेकनाम इनके राज दरबार में गए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जहां पर फारूकी वंश का शासन रहा है, वह हमें बताना है। तो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक दोस्तों, कब तक, 14 से लेकर 16वीं सेंचुरी तक, 16वीं सेंचुरी तक फारूकी वंश का शासन मध्य प्रदेश में रहा है। और यह मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में रहा है। तो कहाँ पर रहा है यह, निमाड़ क्षेत्र में। निमाड़ क्षेत्र कौन सा आपका, वर्तमान में खंडवा खरगोन वाला इलाका, ठीक है, उसे हम निमाड़ क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर फारूकी वंश का शासन उस समय पर रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। फारूकी वंश का संस्थापक शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो फारूकी वंश का संस्थापक शासक मलिक रजा था। कौन था दोस्तों, मलिक रजा। ठीक है, यदि यह पूछा जाए कि फारूकी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो इसके लिए आप नोट करेंगे फारूकी वंश की स्थापना सन 1398 में हुई थी, 1398 ईस्वी में। ठीक है, यह सन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निमाड़ क्षेत्र का वह स्थल जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा कि दक्षिण का प्रवेश द्वार इस नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है असीरगढ़ का किला, है ना, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, है ना, बुरहानपुर जिले में यह स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असीरगढ़ का किला किस नदी के किनारे है। तो बुरहानपुर से ताप्ती नदी बहती है। असीरगढ़ का किला इसी ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो असीरगढ़ के किले का निर्माण सन 1601 में, ठीक है, ये सॉरी सॉरी ये सन गलत है, 1601 नहीं है, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और अहीर राजा आशा ने इसका निर्माण करवाया था। 1601 में क्या हुआ था, 1601 मुझे इसलिए ध्यान आया क्योंकि इस सन में इस किले पर अकबर का अधिकार हो गया था, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया था, जो कि दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता था कि जिसने असीरगढ़ के किले को जीत लिया वह दक्षिण विजय कर लेगा। ठीक है, तो इस वजह से यह किला अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि बुरहानपुर में 1601 में यह अकबर के द्वारा जीता गया था। इस किले का निर्माण अहीर राजा आशा ने किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक फारूकी वंश से संबंधित नहीं है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इनमें से दिलावर खान यह फारूकी वंश से संबंधित नहीं है। अन्य सभी शासक फारूकी वंश से संबंध रखते हैं। ये और ये मलिक रजा, जैनुद्दीन और मीरन आदिल खान, ये तीनों ही फारूकी वंश से संबंधित हैं। दिलावर खान फारूकी वंश से संबंधित नहीं है। तो यह किस वंश से संबंधित है, यदि ये पूछा जाए तो यह इनका संबंध गौरी वंश से है। ठीक है, किससे दोस्तों, गौरी वंश से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फारूकी वंश के शासक नासिर खान का विवाह किस शासक की पुत्री से हुआ था। तो दोस्तों इनका विवाह दिलावर खां की पुत्री से होता है ना, दिलावर खां की पुत्री से। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फारूकी वंश का वह शासक जिसने बुरहानपुर नगर की स्थापना की वह कौन था, यह पूछा जा रहा है। तो बुरहानपुर नगर
और की स्थापना जो की जाती है वह नासिर खान के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? नासिर खान। इन्होंने बुरहानपुर नगर बसाया था। नासिर खान ने नर्मदा कह रहा हूँ, ताप्ती नदी के दोनों ओर दो नगर की स्थापना की थी। उनमें से एक था बुरहानपुर, और ताप्ती नदी के दूसरी ओर इन्होंने जैनाबाद, क्या दोस्तों? जैनाबाद, इस नगर को भी इन्होंने ही बसाया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फारूकी वंश का वह शासक जिसने शाह ए झारखंड की उपाधि धारण की थी। अच्छा, ये पहली बात तो आपको क्लियर है कि शाह फारूकी वंश का यह शासक है। दूसरी बात, झारखंड की उपाधि धारण क्यों की थी? तो इन्होंने झारखंड तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, है ना, मालवा से लेकर झारखंड तक। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? मालवा से झारखंड तक विस्तार कर लिया था। इसी विस्तार के कारण इन्होंने शाह ए झारखंड की उपाधि धारण की थी। इनका नाम है आदिल खान द्वितीय। क्या है दोस्तों? आदिल खान द्वितीय। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप आईएमपी करके नोट कीजिएगा। ठीक है, एक जामा मस्जिद दिल्ली में है, उसका निर्माण किसने करवाया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। यह असीरगढ़ यानी कि बुरहानपुर की जामा मस्जिद है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो सन 1588 में। कब? सन 1588 में इसका निर्माण होता है, और निर्माण किया जाता है रजा अली खां। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, रजा अली खां के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फारूकी वंश का वह शासक जिसने अपनी पुत्री का विवाह मुगल शासक अकबर के पुत्र शहजादा मुराद से किया था, है ना। पूछा जा रहा है कि अकबर का समधी कौन था, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वह था रजा अली खां। ठीक है, कौन? रजा अली खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट कर कर याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, फारूकी वंश के शासक रजा अली खान ने मुगल शासक अकबर के नौ रत्नों में से किस मुगल राज दरबारी की बहन से निकाह किया था? ठीक है, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कौन था? अकबर। अकबर के नौ रत्नों में से एक कौन है? अबुल फजल, है ना। नौ रत्नों में से एक अबुल फजल है। इनकी बहन का विवाह किसके साथ हुआ? रजा अली खां के साथ हुआ। और रजा अली खां और अकबर ये आपस में समझ गए। तो इस प्रकार से अबुल फजल कौन हुए? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, है ना। चलिए, क्वेश्चन पढ़ के आपने आंसर देख लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फारूकी वंश का अंतिम शासक कौन था? यह पूछा जा रहा है। दोस्तों फारूकी वंश का अंतिम शासक मीरन बहादुर रहा है, मीरन बहादुर खां, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, मीरन बहादुर खां। और इन्होंने कब तक शासन किया? इनका अंतिम वर्ष रहा है सन 1601। तो 1601 के बाद अकबर का शासन इस फारूकी वंश के स्थान यानी कि इस बुरहानपुर वाले एरिया में हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर विजय कब हासिल की थी? पूछा जा रहा है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने सन 1290 में, कब? 1290 में मालवा पर विजय हासिल कर ली थी। और इन्होंने यहाँ पर भीलसा, चंदेरी, उज्जैन, धार और मांडू, इन स्थानों पर विजय इन्होंने प्राप्त की थी। तो आप खाली सन याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि यह मालवा के इलाके की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, और मालवा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? वर्तमान में विदिशा से लेकर धार तक। ठीक है, वर्तमान में विदिशा से लेकर धार तक मालवा फैला हुआ था, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों दिल्ली के सुल्तान उस समय होते थे इल्तुतमिश। इन्होंने 13वीं शताब्दी में ग्वालियर किले को जीतकर उत्तरी मध्य प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मालवा विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसे मालवा का प्रतिनिधि बनाया था? तो उसके बाद मालवा विजय करने के बाद कब की थी उन्होंने मालवा विजय? सन 1290 में दोस्तों। कब की थी? 1290 में, है ना। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और विजय करने के बाद इन्होंने एनुल मुल्क मुल्तानी, कौन दोस्तों? एनुल मुल्क मुल्तानी, इसको इस एरिया का प्रशासन सौंप दिया था। ठीक है, समझ गए आप। अगला प्रश्न देखेंगे,
अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट करके नोट कीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 में, है ना, इस सन को भी आपको याद रखना है ना, कौन सा है, 1290, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा विजय कर ली थी। इन्होंने महकदेव को उस वक्त पराजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। वह समकालीन इतिहासकार जिसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा कि मालवा की विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, वह कौन है? तो वह था दोस्तों अमीर खुसरो। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो भारत में तैमूर लंग के आक्रमण के समय मालवा भागकर आ गया था, वह कौन था? ठीक है दोस्तों, तो लोग दिल्ली से मालवा आ रहे हैं भागकर, है ना, तो मालवा कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसे नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात कि तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, यह बात हमें पता करनी है। तैमूर लंग का आक्रमण होता है दोस्तों सन 1398 में, ठीक है, 1398 में। उस समय नसीरुद्दीन महमूद तुगलक यह दिल्ली का शासक होता है, जो दिल्ली से भागकर इधर मांडू तरफ आ जाता है ना, मांडू यानी कि मालवा के क्षेत्र में आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, है ना। ये मोहम्मद तुगलक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ये नहीं है। आपको इस वर्ड पे फोकस देना है, महमूद तुगलक पर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। दिल्ली के तुगलक वंश का वह शासक जिसने धार के किले का निर्माण करवाया, वह कौन था, यह पूछा जा रहा है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसे भी आप आईएमपी करके याद रखेंगे। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण? धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, उससे पूछा जा रहा है। तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है ना, कि मुस्लिम साम्राज्य का उदय हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो इसकी स्थापना दोस्तों सन 1401 में, कब? सन 1401 में दिलावर खां के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मालवा क्षेत्र में गौरी वंश का संस्थापक कौन था? तभी हमने पढ़ा किसके बारे में, दिलावर खां के बारे में। यह दिलावर खां ही गौरी वंश का संस्थापक था। दिलावर खां गौरी वंश का संस्थापक था। यदि पूछा कि गौरी वंश की स्थापना कब हुई थी, यह स्थापना भी 1401 में ही हुई थी, जब मालवा पर स्वतंत्र मुस्लिम शासक ने शासन करना शुरू किया था। यदि पूछा जाए कि दिलावर खां का वास्तविक नाम क्या था, है ना, यदि हो सकता है किसी क्वेश्चन में दिलावर खां ऑप्शन ना हो, यहाँ पर ऑप्शन हो हुसैन, क्या ऑप्शन हो? हुसैन। तो यह दिलावर खां का ही एक अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हुसंग शाह कब मालवा का शासक बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुसंग शाह यह सन 1406 में, है ना, कब? सन 1406 में मालवा का शासक बना था। यदि पूछा जाए कि हुसंग शाह का दूसरा नाम क्या था, है ना, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो हुसंग शाह का ही नाम था दोस्तों अलप खां। अलप खां, यह इसका एक अन्य नाम है। देख रहे हैं आप, एक तो एक जैसे नाम रख रहे हैं लोग, है ना, उसके बाद एक व्यक्ति दो दो नाम रख रहा है, कितना कंफ्यूजन है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है ना, ध्यान लगाकर, टकटकी लगाकर देखिए वीडियो को। मालवा का वह शासक जिसने धार स्थित सरस्वती सदन भोजशाला में मस्जिद का निर्माण करवाया। तो समझ में आ रहा है आपको, इस सरस्वती सदन का निर्माण किसने करवाया था? इसको भोजशाला के नाम से जाना जाता है। तो ये परमार वंश के राजा भोज, उनके द्वारा सरस्वती सदन का निर्माण करवाया था। अब इस सरस्वती सदन को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, उसका नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह कांड किया था दिलावर खां ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, देखते आ रहे होंगे, है ना, कि भारत में जब हिंदुओं का शासन हुआ उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके बाद मुस्लिमों का शासन आता है तो वो लोग उन्हीं मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे होंगे, ऐसा क्यों करते होंगे? भाई आपको अगर मस्जिद बनानी है तो आपको मंदिर की जगह ही क्यों बनाना है, आप दूसरी जगह ले लीजिए। ठीक है, उसके बाजू में बनाइए, उससे थोड़ा दूर बनाइए, या उससे भी कोई अच्छी जगह देखकर आप बनाइए। उसी प्रकार यदि आपको मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने की यदि आवश्यकता पड़े तो आपको मस्जिद तोड़कर ही क्यों मंदिर बनाना है, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी को मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, तो खाली जगह में बनवाए भाई। किसी के पहले से कष्ट बने हुए कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को समझना चाहिए। ठीक है,
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवता के नाते यह बात समझनी चाहिए। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है आफ्टर ऑल, है ना, इंसानी इंसानी काम आता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मालवा का वह शासक जिसने अपने शासनकाल में मालवा की राजधानी मांडू स्थानांतरित की थी, वह कौन था? तो मांडू अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी दोस्तों हुशंग शाह ने। किसने? हुशंग शाह ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। मांडू का पूर्व नाम यानी कि पुराना नाम क्या था, यह पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी करके से नोट कीजिएगा। मांडू को हम पहले सादियाबाद के नाम से जानते थे। किस नाम से दोस्तों? सादियाबाद के नाम से। देखिए कोई हिंदू राजा आया होगा, इन्होंने सादियाबाद, है ना, ये मुस्लिम नाम है, इसको चेंज करके मांडू रख दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नाम चल रहा है चलने दें, क्या प्रॉब्लम है, नाम से क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो खैर हमें इन सब पछड़ों में नहीं पढ़ना है, हमें तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। तो मांडू का पुराना नाम शादियाबाद, हमें सिंपली इस बात को याद रखना है। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? यह भी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आईएमपी करके आप याद रखिएगा कि बाज बहादुर जो है वह अकबर के समकालीन था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाता है। समझ गए आप? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है ना? तो होशंगाबाद नाम से आप समझ गए होंगे ऑप्शन देखकर कि हुशंग शाह के द्वारा ही बसाया गया है। क्या? होशंगाबाद। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मांडू स्थित हुसंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, बहुत ही चतुराई से ड्राफ्ट किया हुआ क्वेश्चन है कि हुसंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी एग्जाम में बैठे जो सीधे हुसंग शाह को ही सही टिक कर दें, है ना। तो आपको ध्यान देना ये है कि मकबरा मरने के बाद बनवाया जाता है और कोई भी व्यक्ति में जीते जी मकबरा नहीं बनवाता है। तो हुसंग शाह ने इसका निर्माण नहीं करवाया दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण करवाया जाता है महमूद खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? महमूद खिलजी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। क्या इस सवाल का सही जवाब है? या सी इस सवाल का सही जवाब है। महमूद खिलजी इसने हुसैन शाह के मकबरे का निर्माण करवाया था। यदि सन की बात की जाए, सन 1436 में, है ना, कब दोस्तों? 1436 में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मालवा शासक हुसैन शाह ने जाजनगर अभियान कब किया था? सन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जाजनगर अभियान दोस्तों इन्होंने 1420 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ताजमहल जिस नमूने पर बनाया गया है वह कौन सा था? ठीक है, तो ताजमहल कहाँ से कॉपी किया गया यह पूछा गया है ना। तो भारत में एक है बीबी का मकबरा, इस बारे में आपने सुना होगा। बीबी का मकबरा यह औरंगाबाद में जो ताजमहल की कॉपी है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि ताजमहल किसकी कॉपी है, यह पूछा जा रहा है। तो यह भी एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉलेज के हिसाब से भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, है ना। तो ताजमहल जिसकी कॉपी है वह है दोस्तों मांडू में बना हुआ हुसैन शाह का मकबरा। ठीक है, मांडू में बना किसका मकबरा? हुसैन शाह का मकबरा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अब हुसैन शाह का मकबरा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जैसे कि हुसैन शाह के मकबरा यह बना हुआ दोस्तों, पहली बात तो सफेद संगमरमर से। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सफेद संगमरमर हमको मध्य प्रदेश के किस जिले में अवेलेबल है, कहाँ पर यह मिलता है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हुसैन शाह का मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है ताजमहल का पूर्वगामी, है ना। कि ताजमहल यहाँ से कॉपी करके बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। मालवा के शासक हुसंग शाह की मृत्यु के बाद मालवा का अगला शासक कौन बना था? दोस्तों हुसंग शाह की मृत्यु के बाद मालवा का अगला शासक गजनी खां बनता है। कौन बनता है? गजनी खां। इस नाम का याद रखिएगा, गजनी खां। तो अभी आप देख रहे हो कि ऑप्शन में गजनी खां कहीं पर नहीं दिया हुआ। तो गजनी खां का एक अन्य नाम है मोहम्मद शाह गौरी। मोहम्मद शाह गौरी। तो गजनी खान इक्वल टू मोहम्मद शाह गौरी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में कभी गजनी खान आए या मोहम्मद शाह गौरी ना आए, तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद मांडू में निर्मित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इन सभी मस्जिदों में से मौला मस्जिद यह मांडू में स्थित नहीं है। ये तीनों की तीनों मस्जिद आपकी मांडू में आपको मिल जाएगी।
यह कमाल मौला मस्जिद मांडू में नहीं है। इस सवाल का सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद मध्य प्रदेश में निर्मित सफेद संगमरमर से बनी हुई इमारत है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मांडू में स्थित जामा मस्जिद, ठीक है क्या, मांडू में स्थित जामा मस्जिद, यह मध्य प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए कि यह मध्य प्रदेश में संगमरमर की बनी पहली इमारत है। ठीक है, किससे, सफेद संगमरमर की बनी पहली इमारत है, व्हाइट मार्बल, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, व्हाइट मार्बल से बनी पहली इमारत, फर्स्ट इमारत है क्या, जामा मस्जिद, जो कि मांडू में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाद में हुसैन शाह का मकबरा, ये भी सफेद संगमरमर से बनी हुई एक अन्य इमारत है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद यह रजा अली खां के द्वारा बनवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, रजा अली खां। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, असीरगढ़ का वह शासक जिसकी बारूद खाने में अचानक विस्फोट होने से मृत्यु हो गई थी। तो बारूद खाने में कहाँ के, असीरगढ़ के, तो वह भी रजा अली खां ही है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इससे हमको एक अन्य जानकारी मिलती है कि रजा अली खां को ही आदिल खां के नाम से भी जाना जाता था, या इसका एक अन्य नाम है आदिल शाह। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, असीरगढ़ का अंतिम शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, असीरगढ़ के अंतिम शासक के बारे में पूछा जा रहा है। तो मीरन बहादुर खां, क्या नाम है इनका, मीरन बहादुर खां, मीरन बहादुर खां, एक मीरन आदिल खां भी यहाँ दिया हुआ है, तो मीरन बहादुर खां, यह मीरन मीरन देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 बार मीरन दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, मीरन बहादुर खां। इसका एक अन्य नाम भी था, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि अंतिम शासक है, इंपॉर्टेंट है, खिज्र खां। ठीक है, तो यह क्या था, असीरगढ़ का अंतिम शासक था। इसके बाद असीरगढ़ किसके पास चला जाता है, तो वह अकबर के पास चले जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्यकालीन सुप्रसिद्ध जल प्रबंधन संरचना खूनी भंडारा कहाँ पर स्थित है। यदि किसी पूछा जाए कि खूनी भंडारा क्या है ना, और वहाँ ऑप्शन हो कि भाई यहाँ पर कत्लेआम हुआ था, तो आप उसे टिक करेंगे। तो वास्तव में क्या है कि खूनी भंडारा एक जल प्रबंधन संरचना है ना, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसका वास्तविक नाम था दोस्तों क्या, वास्तविक नाम था इसका कुंडी भंडारा। ठीक है, खूनी भंडारा का वास्तविक नाम था कुंडी भंडारा। यह हमें बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ के किले के पास में ही देखने को मिलती है। कहाँ पर, बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ के किले के पास में। और इसमें पानी कहाँ का आता है, तो वह ताप्ती नदी का जल इसमें आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, खूनी भंडारे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, खूनी भंडारे का निर्माण अब अकबर के 9 रत्नों में से एक, जिनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, इनके द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पूछा जाए खूनी भंडारे का निर्माण, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये खूनी भंडारे से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। यह पूछा जाए कि इसका निर्माण कब करवाया गया था, तो सन 1612 से लेकर 1615 तक, है ना, इसके बीच में इसका निर्माण करवाया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुगल शासक शाहजहां की बेगम मुमताज की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुमताज की मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मुमताज की मृत्यु असीरगढ़ के किले में होती है, जो कि बुरहानपुर में स्थित है। कहाँ पर है यह, बुरहानपुर में, असीरगढ़ का किला। यहाँ पर प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। यदि ये पूछा जाए कि मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है ना, तो कब्र कहाँ पर है, तो वह आगरा के ताजमहल में नहीं है, वह कहाँ पर है, कब्र इनकी इस बुरहानपुर में ही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया था। किसने दोस्तों, शेर शाह सूरी ने। तो यहाँ बोला जा रहा है मांडू धार, सारंगपुर, सुजालपुर, उज्जैन और चंदेरी, तो इन सभी स्थानों पर शेर शाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। इसे एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के रूप में आप याद रख सकते हैं। शेर शाह सूरी ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। तो शेर शाह सूरी के द्वारा सुवाजत खां या शुजाअत खां, सॉरी शुजाअत खां है, यह शुजाअत खां को सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आगे का प्रश्न आपको समझ में आएगा। अब पूछा जा रहा है कि मालवा क्षेत्र में जो सुजालपुर
नाम का नगर है वह किसके द्वारा बसाया गया? दोस्तों सुजालपुर नगर भी बसाया गया है किसके द्वारा? शुजाअत खां के द्वारा। ठीक है, सुजालपुर, शुजाअत खां। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी की एग्जाम में आया हुआ। देखिए, शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, यह पूछा जा रहा है। शाजापुर में दोस्तों हैदर अली, है ना, इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक जामा मस्जिद कहाँ पर देखने को मिली थी आपको? उधर मांडू वाले एरिया में, है ना, सॉरी मांडू के एरिया में नहीं, यह मिली थी दोस्तों आपको देखने असीरगढ़ के किले में। ठीक है, तो वहां निर्माण जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था रजा अली खान ने। असीरगढ़ के किले की जामा मस्जिद रजा अली खां, और ये शाजापुर की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण है हैदर अली। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। मालवा का वह शासक जिसे शेर शाह सूरी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब याद रखिएगा कि पूरनमल ने, ठीक है, पूरनमल ने शेर शाह सूरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बात थी सन 1543 की दोस्तों, बात थी सन 1543 की। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह अगर बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में से एक है। किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के राजा उस समय हुआ करते थे दोस्तों मेदनी राय। कौन थे यह? मेदनी राय। और बाहर से इनके साथ युद्ध करने कौन आया था? तो वह था दोस्तों बाबर। ठीक है, तो यह युद्ध होता है सन 1528 में। ठीक है, इन चारों सन में बाबर ने कोई ना कोई युद्ध को लड़ा हुआ। कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बताइए सन के साथ में। ठीक है, होमवर्क के तौर पर आप खुद से जाकर देखें तो आपको लंबे समय तक यह याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद मालवा का शासक कौन बना था? शेर शाह की मृत्यु हो जाने के बाद सुजाअत खां, है ना, सुवाजत ही कहता हूँ मैं से, सुजाअत खां यह मालवा का शासक बना था। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाए कि शेर शाह सूरी की मृत्यु किस दौरे के दौरान हुई थी, या कौन से विजय में हुई थी, तो शेर शाह सूरी कलिंजर का घेराव कर रहे थे। कलिंजर का घेराव करते वक्त इनके हाथ में हाथ गोला फट गया था, जिसके कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा के शासक बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाज बहादुर, इनका भी नाम ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, बाज बहादुर का वास्तविक नाम था दोस्तों बायजीद खान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है बायजीद खान। आई होप कि आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। साथ ही आप हमारे इस चैनल को एग्जाम 5G को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमें एक मंथ में 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो पूरे होने पर आपको एक MPPSC के 3 सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस मैं अपने चैनल पर देने वाला हूँ। ठीक है, यदि देखो अभी अभी क्यों नहीं दे रहा हूँ, कोई अगर स्टूडेंट ये पूछना चाहिए भाई अभी क्यों नहीं दे रहा फ्री क्लासेस MPPSC मेंस की, आप अभी देना शुरू कर सकते हो। होगा ये कि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट यदि इस एक मंथ में पूरा नहीं हुआ तो हमारा यह चैनल हमको बंद करना पड़ेगा, मेहनत वेस्ट चली जाएगी। इसलिए अभी वो क्लासेस में शुरू नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं MPPSC मेंस की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर शुरू कर दूंगा, जिसमें मैं 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, है ना, टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं मेंस में, 3 मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे जाकर टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा चैनल आप इसी नाम से सर्च करें, सामने @ लगा दें और एग्जाम 5G आप लिख दें, एग्जाम 5G। वहां पर मैं आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टैटिक जीके की, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जल्दी से जल्दी मैं MPPSC मेंस का कोर्स इस चैनल पर शुरू कर सकूँ। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं।